अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर पावर शो करने जा रही है और इस दफ़ा लाहौर, पंजाब के दिल शहर लाहौर में करने का जो है उनका इरादा है। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर सिर्फ यही था कि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं और उसके लिए फिर उन्होंने अदालतों का भी मदद हासिल करने की कोशिश की। और अब ये इतलात आ रही हैं, फैसला ये किया गया है कि कसूर रोड पर काहना के करीब जो मंडी मवेशियां है वहाँ पे उनको कोई जगह दी जा रही है। टाइम के हवाले से मामला तय पाए अभी नहीं गए और कोशिश ये कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको रात 11 बजे तक का टाइम मिले। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है लाहौर की, उन्होंने अभी जो इतलात आ रही हैं कि जी 2 से पहले 5 का, फिर अब कहा गया है कि जी मैक्सिमम 6 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं। और मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं कि लाहौर के लिए रास्तों पर कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे और यकीनन कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो कामयाब ना हो सके। केपीके से भी एक कहा जा रहा है कि जी सीएम केपी के अली अमीन खान गंडापुर साहब एक बहुत बड़ा जलूस लेकर रवाना हो रहे हैं। एक स्पेशल कंटेनर भी उन्होंने अपने लिए तैयार करवाया है और वो आएंगे। लेकिन उसके साथ ही इतलात ये आ रही हैं कि शायद मोटरवे को भी बंद किया जाएगा लाहौर जाने के लिए और अटक पर भी शायद कंटेनर लगाने की कोशिश की जाएगी। ये अभी तक मुतज़ाद रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंफर्म अभी तक रिपोर्ट कोई नहीं है। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के ऊपर खतूत की भरमार हो गई। पहले स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब ने ख़त लिखा और उसके बाद फिर तीनों सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने भी ख़त लिखा। मामला वही कि रिज़र्व सीट्स के हवाले से है, फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन को यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो कि तरामीम की गई हैं उनके मुताबिक फैसला किया जाए, ना कि 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से इतला वो जो है आज मुल्तान में उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर भी बात करेंगे। उनका ये ख्याल है कि हुकूमत जो है उनकी जितनी भी आइनी तरामीम हैं लाने की कोशिश कर रही हैं, कहीं कहीं पे उनकी बदनीयती भी शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मामला तय नहीं भी पाए तो फिर भी नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाहिदा अख्तर अली साहिबा, सीनियर रहनुमा JUIF, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब आपके वक्त का भी। एडवोकेट अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में आगे चल के हम कंवर दिलशाद साहब से भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। पहले तो कौसर काज़मी साहब ज़रा क्विकली, शाहिदा साहब आपकी इजाज़त से, क्योंकि ये जलसे का मामला जो है वो बड़ा कन्फ्यूजन में अभी तक पड़ा हुआ है कि जी क्या जगह कौन सी जगह मिलेगी, वक्त क्या होगा। और कहा यह जा रहा है कि 44 SOPs दिए जा रहे हैं। कौसर काज़मी साहब, परेशानी, कोई बेचैनी, इतना क्या खौफ के पूरे लाहौर को अब बंद किया जा रहा है? पहले मीनार पाकिस्तान को बंद कर दिया। देखें जी, हर ज़मादार हुकूमत को खौफ होता है। इस चीज़ का खौफ होता है कि हमारे जो शहरी हैं उनकी जानो माल और इमलाक जो हैं उनकी हिफाजत उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब जिस तरीके से एक सूबाइयत को हवा दी गई, आपने देखा संजानी के मकाम पर जो तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, उसमें जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तो दुनिया का कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा हो, कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क हो, तो ऐसे जत्थों से परेशानी तो होती है। ये नहीं होती कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आएंगे तो पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब इनका क्या होता है? ये अपने सूबे के लिए कोई पैकेज बताने नहीं आ रहे, अपने अवाम को ये नहीं बताने आ रहे कि हम देखें हम पंजाब में आए हैं, यहाँ पे जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, उनके मंसूबे देख के उनकी तकलीद करते हुए उनके मुकल्लद बन के हम वापस आएंगे और वही चीज़ें हम आपको देंगे। वो क्या दे रही है? बच्चों को सर्जरी कार्ड दे रही है, अपनी छत अपना घर दे रही है, जो हकदार तुलबा हैं मेरिट पे उनको स्कॉलरशिप दे रही है, घर की दहलीज पर दवाइयाँ दे रही है। ये मंसूबे हैं जो पंजाब में नज़र आते हैं। तो हमें तो हमारी दुआ है
कि वो इस्तीफा आएँ तो कोई पैकेज लेके आएँ, यहाँ से कुछ जाएँ तो पंजाब से कुछ लेकर जाएँ, क्योंकि केपी की आवाम इस वक्त पंजाब का रुख कर रही है। आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाएँ, आपको 40% से ज़्यादा केपी के अवाम वहाँ पे नज़र आएंगे। आप लाहौर चले जाएं, तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर आपको ये केपी की अवाम नज़र आएंगे। अब जो इन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की जी, कह रहे हैं जी कि हम आएंगे तो हम चढ़ाई करेंगे, ढोल बाजा, और किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। तो लश्कर कशी की इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। नहीं, लेकिन वो ज़ुबान इस्तेमाल करके वो मुंतशिर हो गए और वापस चले गए, तो उसमें खौफ मतलब क्या? नहीं, खौफ की बात क्या देखें, उस वक्त भी इन्होंने कहा जी रास्ते बंद थे, यकीनन ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। देखें, जिन मुआशरों का हवाला देते हैं खान साहब, उनकी वजह शोहरत तो यही है ना जी कि खान साहब जब आएंगे वो हवाला देते हैं यूरोप, अमेरिका, बरतानिया का, तो उस तरह का तर्ज अमल अपनाया जाएगा। आप बरतानिया चले जाएं, आप लें ना इजाजत, सही, ठीक है, आप इजाजत लें वहां पे मुजाहरे की, आप इजाजत लें, एसओपी कसूर। हाँ। मतलब पूरा लाहौर गुजर कर, लाहौर मतलब लोग जो हैं वो कसूर रोड पर पहुंचे, काना पर पहुंचे, तो वो तो ज्यादा तकलीफ दे अमल नहीं है। देखिए, चले मीनार पाकिस्तान लाहौर में एंटर होते ही मीनार पाकिस्तान पे जलसा करते निकल जाते। एक ऐसी जमात जिसकी गर्दन पे सानिया 9 मई का सानिया हो, ठीक है नहीं, सानिया 9 मई उनकी गर्दन पे है। उन्होंने बताया हुआ है कि जब हम आते हैं, इस्लामाबाद में तो यही हुआ ना जी, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जख्मी नहीं किया गया संजानी के मुकाम पर, एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्तों से इस्लामाबाद में घुसने की कोशिश की गई। अभी तय क्या पाया? अभी तय ये पाया जी कि मखसूस एक उनको रास्ता बताया जाएगा, आपने जलसा करना है, ये आपका मकाम है रिंग रोड के साथ काना का, जहां पे उनको मखसूस एक जगह दे दी गई है। एसओपीज पे उनको अमल करना पड़ेगा, हुकूमत की रिट है, वो आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। हम ये तो नहीं कि हम सिर्फ पंजाब, पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे पाकिस्तान की आवाम हमारी है, चाहे वो केपी से आ रहे हैं, चाहे वो हमारी आवाम है, पाकिस्तानी है। आप आए, आराम से जलसा करें, अपना पावर शो करें, आपने जो करना है करें, लेकिन आपको उस तर्ज का साना 9 मई नहीं करने देंगे, क्योंकि आपने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है कि जब हम आएंगे हमें किसी का बाप नहीं रोक सकता। सही, सियासी जमात को अपना जलसा करने का हक है, जमहूरियत का हुस्न है, जलसा किया जा सकता है, कोई शक नहीं है। बिल्कुल। शाहिदा अख्तर अली साहिबा, आप लोग भी बड़े जलसे कर रहे हैं, अभी हमने देखा मौलाना साहब ने भी किया, मुल्तान में भी किया, मुख्तलिफ शहरों में भी। आप लोगों को कभी एसओपी यही था कि बाकायदा परमिशन ली जाती है फिर जलसे की इजाज़त मिलती है, या क्या यहाँ पे खौफ ज़्यादा नज़र आता है आपको? पंजाब में जो हो रहा है इस वक्त, कंटेनर लगाकर पूरा मीनार पाकिस्तान बंद कर दिया गया, इतलात ये हैं कि शादरा के पास भी कंटेनर लगा के बंद किया जाएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से आम शहरी भी तो परेशान होगा। जी डेफिनेटली आम शहरी ज़रूर परेशान होता है जब इस तरह के हालात आते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि पूरा इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल हमारा कंटेनर सिटी बन गया था। हमारे जलसों की जहाँ तक आपने बात की, ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा परमिशन होता है, जगह का तयन होता है, एसओपीज़ तो ऑलरेडी एक कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश पहले भी रही है, और जब भी ऐसी बात होती तो कोई हम डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करते। लेकिन बदकिस्मती से कहूँगी कि प्रीवियस गवर्नमेंट में हमारे जलसों के ख़िलाफ़ भी कुछ ऐसा ही तासुर दिया गया कि हमारे सालार जो कि डंडा बरदार थे उनको असलहा बरदार करार दिया गया। तो वो भी एक अफसोसनाक ख़बर है। उस पर भी ज़ाहिर है हुकूमत वक्त जो उस वक्त की, उसके साथ हमारे काफ़ी इस लिहाज से हम भी, हमारे भी रिजर्वेशन थी कि होना नहीं चाहिए। फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सदर थे, उससे पहले भी जो हुकूमत थी, सही जी, उससे पहले जो हुकूमत थी, पीडीएम तो बाद में, उसके पीडीएम की हुकूमत नहीं, मतलब पीडीएम तो तशकील, जी बिल्कुल उसी तनाजुर में फिर बन गई, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें होती हैं, फिर इसमें विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, उसूल सब के लिए एक होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है जो एक हिस्ट्री पे दर पे जो कुछ वाक़यात ऐसे हुए, और ख़ासकर वो जो धरने के बाद कुछ उन्होंने अपने कारकुन को डिसिप्लिन में नहीं रखा, मैं अगेन कहूँगी कि बदकिस्मती है कि वो वाक़यात फिर साबित भी हुए। तो इस लिहाज से उनको बहुत मोहतात होना चाहिए। और जब एक यहाँ पे उनके लिए स्पेशली आईसीटी में कानून भी बना जिसके गिरफ्त में अब इनके अरकान भी आए, तो फिर तो कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है जब वो कानून बन जाए और आप उसको फॉलो न करें, और ख़ासकर डिसिप्लिन को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन ये है कि फिर कायदा और कानून भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सही।
अवैध साहब, अभी कौसर काज़मी साहब ने बताया कि फैसला ये कर लिया गया है कि कसूर रोड पर काहना रिंग रोड के पास जो है कोई मंडी मवेशी हैं, वहां पे आपको जगह दे दी गई है। एसओपीज के हवाले से कोई मामला अभी तय नहीं हो पा रहे, टाइम के हवाले से मामला तय नहीं हो पा रहे। सही कहा सर मैंने ये? चलें अहमद अवैध साहब, आप अब बताएं कि कोशिश क्या है, क्योंकि आपके जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं पंजाब असेंबली में वो भी मौजूद हैं वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज के बाहर, तो मामला आपको क्या लगता है खुशउस्लूबी से तय पा जाएंगे? देखिए, अभी काज़मी साहब ने जैसा इरशादात उनके जो थे, और उन्होंने अच्छी बात की जब उन्होंने ये कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो, और हुकूमत अब जाहिर है कि पुलिस के ज़रिए वो अवाम के मालो जान की हिफाजत करना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि जी कोई ऐसी बदअमनी ना हो, और हमने बाहर जगह दे दी। अगरचे बात बड़ी है इस लिहाज से देखें कि ये जो है इकबाल पार्क जो है, मिंटो पार्क जो है, वहाँ पे मीनार पाकिस्तान के पास जो जगह थी वो लाहौर शहर से हट के थी, दूर थी, और वहाँ कोई ऐसी शायमा नहीं था कि वो लोग जो हैं वो शहर के अंदर घुसेंगे, और उसको वार्डन ऑफ भी किया जा सकता था, शहर का इलाका जो था। लेकिन मैं उनकी इस बात का ये वजाहत दूंगा कि आपने बात तो ये की, लेकिन आपको इस बात का ख्याल जो है वो 9 मई को क्यों ना आया? 9 मई को जिस वक्त आप कहते हैं कि जी बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि आपके अपने जो आदाद शुमार और जो कैलकुलेशन हैं और जो सारी फुटेज हैं उनके मुताबिक तो पीटीआई के जलसे में जितने लोग आते हैं 9 मई के जो लाहौर में थे वो तो बहुत कम थे उस लिहाज से। आपकी सारी फुटेज आपके पास है, तो ना कोई कंटेनर लगा, ना कहीं पुलिस नजर आई, ना कहीं पे कोई आंसू गैस। अहमद अवैध साहब, उस वक्त इनकी हुकूमत नहीं थी सर? हाँ जी, उस वक्त वो जी इन्हीं की हुकूमत थी। वो एक मेरी बात सुनिए ना, मैं बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर नहीं थी उस वक्त सर? कि एक हेल्दी माशरा बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, आप अगर जैसे आपने बड़ी सारी रिफॉर्म बताई हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये चीज़ें जो हैं स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, आम आदमी के लिए, जो कॉमन मैन के लिए जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी रिफॉर्म्स जो हैं वो कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये उससे भी ज़्यादा हेल्दी जहन का होना जो है, अगर वो आएंगे, बातचीत करेंगे और वो पॉइंट आउट करेंगे, और अगर कोई खामियां तो आप उस खामियों को भी दूर कर सकते हैं। आपके पास तो हुकूमत है, ताकत है। जब हुकूमत होती है तो हुकूमत के पास एक अपनी अथॉरिटी होती है। अहमद अवैध साहब, ये मामला जो है, ये जब इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं तो ये और जो है ना फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, सही टेंशन क्रिएट करेंगे, झगड़े लड़ाई की कोई सूरत बनेगी, कोई भी सूरत बन सकती है। वेलकम करें, आते हैं लोग, आए, अपने कैथारसिस निकाल लेंगे, जलसा जुलूस जो उन्होंने बातचीत करनी करके चले जाएंगे। ये एटीट्यूड और वो आए। अहमद अवैध साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, जरा मुझे बताते जाएं कि क्या ये काहना वाली जगह जो है, अब आप लोग इस पर इत्तेफाक कर चुके हैं, मान गए हैं? मेरा ख्याल में ये फैसला आज अभी हो जाएगा, और अब कानून की पाबंदियां भी हैं इनकी लगी हुई हैं। हम तो कोई ना कानून तोड़ना चाहते हैं, ना कोई झगड़ा लड़ाई करना चाहते हैं। ये एक सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं कि झगड़ा लड़ाई हो, मारकुटाई हो, शोर हंगामा हो। हम ऐसा नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जलसे का इरादा है वो, मेरा ख्याल है कि ये इनके तमाम इक़दाम तो पीसफुल होंगे। आगे आप देखें कि वो हुकूमत और काज़मी साहब जो है वो क्या मशवरा देंगे। अगर इनके मशवरे तो अच्छे ही होंगे। काज़मी साहब मेहमान आ रहे हैं आपके पास, उनका मतलब वेलकम करें, उनको फैसिलिटेट करें। एक तो ये बड़ा एक जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि पूरा लाहौर गुजर कर लोग जाएंगे कान्हा वाली जगह पे, वो आम आदमी के लिए भी परेशानी होगी, या अब आप सबको तो नहीं आप चढ़ा सकते ना कि जी चलो रिंग रोड पे जाओ और फिरोजपुर रोड ना लो। और तो सर आप देखें ज़मीर हैदर साहब केपी से एक लश्कर लेके आ रहे हैं अवाम का, मैं अपने अल्फाज को तसही कर देता हूँ, अवाम लेके आ रहे हैं जी। कहाँ से आएंगे वो, किस तरफ से जाएंगे? मोटरवे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत आसान है रिंग रोड से वहाँ पे जाना। लाहौर की आवाम ने इनको रद्द किया हुआ जी।
हम ये वसूख से कह सकते हैं कि पंजाब से, बिलखसूस लाहौर से, उन्होंने देख लिया एक तरफ 11 साल का सूबा है जिसका वज़ीर आला किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, और दूसरी तरफ चंद महीने की वज़ीर आला पंजाब, कितनी हुकूमत है, 8 महीने 10 महीने, वो क्या डिलीवर कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो पंजाब की आवाम है वो उनको दर्स व तदरीस देने के बाद वापस भेजेंगे कि जाएं और ये करें। दूसरा इन्होंने कहा जी कि ये जानो माल की हिफाजत और सारा मामला बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है वैसा, और उस पर हम उसी लिए ये पाबंदियाँ लग रही हैं। कई जगह रास्ते बंद होंगे, कई जगह खुले होंगे। ये नहीं कि तमाम रास्ते जो जलसा गाह की तरफ जाएंगे उनको बंद किया जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि साने 9 मई आपने कहा जी उस वक्त क्यों नहीं रोका था? एक तो हमारी हुकूमत नहीं थी, दूसरा वो आपके लोग इस तरीके से निकले टोलियों की शक्ल में कि नहीं चढ़ाई करनी थी जना हाउस में, वहाँ पे लाखों का मजमा तो नहीं चाहिए था। आप पूरे प्लान के साथ आए थे, टारगेट दिए गए थे कि एयरबेस पे किस तरह आपने हमला करना है, जीएचक्यू पे किस तरह करना है, तो एक टारगेटेड कार्रवाई हुई थी। तो अब हम खौफ में मुब्तला क्यों हैं? जो खान साहब के ट्वीट आए जेल के अंदर से, आप जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कश्तियां जलाने की बात कर रहे हैं। तो जब आप बात सुनने जाएंगे वज़ीर आला जो केपी के हैं उनकी, तो कश्तियां जलाने कहा कि अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलती तो एहतजाज में तब्दील कर दिया जाए। नहीं सर, उन्होंने स्पेसिफिकली कोई चीज ऐसी नहीं कही, उन्होंने कश्तियां जलाने की बात की। हकीकी आजादी के लिए निकले, आप गुलाम हैं। तो पहले से कहते आ रहे हैं, 2011 से हम उसके नताइज भी तो सामने आए ना सर, उसके नताइज भी सामने आए। धरने में क्या हुआ? धरने में जब आपको किसी जानब से इशारा किया गया था, जब आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मीडिया टॉक है जावेद हाशमी साहब की कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए मियां साहब को हटाया जाएगा, तो आप तो हमेशा आसरों की वो बैसाखियों की सूरत आते होते हैं। आपने पीटीवी पे हमला नहीं किया। अच्छा चले, अटक पुल बंद कर देंगे। देखें, अटक पुल के अभी तक हुकूमत के इस तरह की कोई उनकी इंटेंशंस नहीं है। हाँ, लाहौर के अंदर जो रास्ते हैं जी, जिस तरह मैंने कहा, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम जो भी करने पड़े वो हुकूमत पंजाब करेगी। इनको जलसे की इजाज़त मिल चुकी है। बहुतान तराजी, इल्ज़ाम तराशी, मुबालगा आराई पे जो गुफ्तगू करके ये इल्ज़ामात लगाएंगे, वो तो ये लगाएंगे जी हमें आने नहीं दिया, लोग नहीं निकले, आप उसका इल्जाम भी हम पे डालेंगे। जो जगह जो मुतय्यन की गई है जगह, वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने पहले भी झूठ ऑन रिकॉर्ड, अहमद अवैस साहब आप सुन लें, ज़मीर हैदर साहब, पंजाब गवर्नमेंट कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़मीर हैदर साहब साफ अल्फाज में कहा था पहले भी, जब संजानी में इनका जलसा हुआ। आप मोटरवे से आए ना, संजानी इंटरचेंज से AWC है क्या कॉलोनी का जो नाम है, उसके अंदर से रास्ता होता हुआ साफ शफाफ रोड संजानी जाता था। आपने कंटेनर हटाने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करना शुरू कर दिया। रास्ता तो आपके पास था, आप यहां से मोटरवे पे जाते संजानी से आप उतर सकते थे। बिल्कुल सही। तो इन्होंने पहले भी कहा जी रास्ते बंद थे, अब भी यही कह रहे हैं जलसा गाह तक इनको बिल्कुल जाने की इजाजत होगी, लेकिन हमला करने की इजाजत नहीं होगी किसी जानब। इस इंटेंशन से अगर ये आएंगे तो वो इनको कामयाबी मुयसर नहीं है। नहीं, आपको जो इस वक्त वहां पे लोग मौजूद हैं उनसे डर है, या जो केपी के चीफ मिनिस्टर लोग लेके आ रहे हैं उनसे है कि वो इस किस्म का कुछ कर सकते हैं या कुछ? देखें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से, क्योंकि हर इस तरह के बड़े जलसे से पहले हुकूमत जो है वो कोई ना कोई नो हाउ ले रही होती है कि देखें क्या प्लान्स क्या हैं। आप देखें, मीनारे पाकिस्तान से इनका मकाम क्यों तब्दील किया गया? रिपोर्ट्स तो है ना, अच्छा तो बिल्कुल है कि ये जब ये सिर्फ जलसे के लिए नहीं आ रहे। जलसा क्या होता है? ये आएंगे, इन्होंने कहा वैसे सबने वो बात करेंगे, आके वो बात करेंगे, अपनी कुछ चीजें बताएंगे, हम पे तनकीद करेंगे। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आएंगे, वो रियासती इदारों को धमकियां देंगे, वो हुकूमत पंजाब को धमकियां देंगे, वो खवातीन साफियों को धमकियां देंगे, उनकी किरदार कुशी करेंगे और वापस चले जाएंगे। अवाम को देने के लिए उनके पास ज़मीर हैदर सब कुछ नहीं है। या तो ये हो ना, आए और बताएं केपी के अवाम को हम आ रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। वहां तो हजारों अरब का कर्जा चढ़। मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जरा प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें। मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जी हम तो हुकूमत कर रहे हैं, मतलब पंजाब में आवाम को कुछ दे रहे हैं। मौलाना साहब क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवा दें। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। एक कॉपी उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी थी और बिल आखिर खुदा करके एक कॉपी उन्होंने हमें भी मुहैया की। हर ऐसी तजवीज़ को हमने मुस्तरद कर दिया जो मफाद आम्मा के ख़िलाफ़ थी, सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे
कि मुखालिफिन की गर्दन ज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। यह है हमारा बुनियादी उसूल। तो एक तरफ़ा तौर पर अगर प्रेसिडेंसी से ऐसा ऑर्डिनेंस जारी होता है तो जाहिर है कि वो तो सदर भी है लेकिन पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन भी है, तो वो अपनी पार्टी की रुख को तब्दील कर रहे हैं और वो ये शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुफाहमत के दरमियान रुकावट। जी, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसके बाद फिर वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने नया वो एक बाकायदा जो कमेटी है वो भी तश्कील दे दी गई है और एक जज साहब को हटाकर एक नए जज साहब को लगा दिया गया है जो कि बेसिकली डिसाइड करेगी ये ऑर्डिनेंस के बाद। और फिर मौलाना साहब की वो कहते हैं भाई हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। क्विकली आप इस पर बात करें। वो कहते हैं साफ और शफाफ इंतखाबात ही जवाब है और ये मुसवदा किधर गुम गया था जेन्युइन ओरिजिनल मुसवदा। ज़मीर हैदर साहब, मुसवदे के हवाले से अलामा साहब हमारे लिए मौलाना साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारी लीडरशिप के लिए, बिलखसूस मियां नवाज शरीफ के लिए, तो उनकी हर बात सर आंखों पे। मैं आपको बताऊं जी, आपको 18वीं तरमीम याद है जी? 8 से 10 महीने लगे थे, बंद कमरों के अंदर मीटिंग्स हुई थी, किसी ने उसका मुसवदा नहीं देखा था। लेकिन एक कमेटी बन गई थी सर, सारी जमातों के लोग उसमें मौजूद थे और उन्होंने थ्रेडबेयर डिस्कस किया था 8 से 10 में पास। तो वो अभी भी तो मौलाना साहब यही डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि भाई बैठकर डिस्कस करो। ये क्या ओवरनाइट आप लोग चाह रहे थे? वोट तो बिल आखिर इन्होंने देने हैं ना सर। मुसवदा वो बिलावल साहब कह रहे हैं, चलें आपका पॉइंट आ गया। सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अब ये है कि उसमें चीज क्या है, ये पेश करने की कोशिश की जा रही है तासुर कि सिर्फ जो चीफ साहब हैं उनकी एक्सटेंशन है। यार ऐसा नहीं है। अदालतों में जो अवाम खबार हो रहे हैं उनके मामलात हैं, स्पीडी जस्टिस की बातें हो रही हैं, आईनी अदालत का कयाम है पूरी दुनिया में होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शाहिदा साहिबा, मौलाना साहब को क्या बदनीयती नजर आ रही है? और बिलावल साहब फरमाते हैं कि अगर नंबर्स गेम में मतलब मौलाना साहब हमारे साथ ना भी चले तब भी नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये 26th अमेंडमेंट के बारे में बात हो रही है। आपने 18th अमेंडमेंट की भी बात की। वो डेफिनेटली वो एक प्रॉपर कमेटी बनी और उसको वो टास्क असाइन किया गया था, तो वर्किंग पेपर भी था और शिकवाज वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस भी हुई थी। यहाँ पे कुछ इमरजेंसीज की सिचुएशन सामने आई है। ना तो स्पेशल कमेटी इसके लिए बनी थी और ना कोई लॉ एंड जस्टिस कमेटी में ये बिल गया था, क्योंकि टेबल ही नहीं हुआ था। ज़ाहिर है वो एक तरीक़ाकार है कि जो फेडरल कैबिनेट से आएगा तो तभी वो दस्तावेज़ जो है वो पब्लिक भी होगी और सबको दिखाई जाएगी। लेकिन एटलीस्ट जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस तरह एक बेयकीनी सी फ़िज़ा कायम हुई है, इसी में बिल्कुल कोई दो राय नहीं। हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में हैं, थ्रू आउट आते रहें। इख्तिलाफ अपना ज़ाहिर है, हर एक पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, तो तभी ये सिस्टम चलता है और यहाँ पे बेंचेस पे हम बैठे हुए। यहाँ पे शुरू में बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। बिल्कुल म्यूचुअल एक कंसेंसस था कि तरमीम आएंगी तो फिर उस पर वोट किया जाएगा, सुनाई दे रहा था। लेकिन जब मुलाकातें हुई, ज़ाहिर है वो खुशगवार मुलाकातें हुई, लेकिन जब मुसवदा डिमांड किया गया और मुसवदा एट द लेट नाइट प्रोवाइड किया गया हमें, फिर वो उसमें तरमीम काफ़ी ज़्यादा थी। शुरू में चंद एक का हमने सुना था, लेकिन आज ही मौलाना साहब ने अंदिया दिया है कि 8 से 10 दिन में हम लोग भी बिल्कुल वो फिर ज़ाहिर है वो तरमीम काफ़ी ज़्यादा थी। इतना टाइम टेकन ये सब्जेक्ट था, उसको इसकी सेंसिटिविटी देखते हुए कि उसमें से कुछ हमें मंजूर नहीं थी, तो वो डिस्कशन शुरू हुई कि अभी इसको पे आप इतनी अर्जेंसी आपको क्या है। पार्लियामेंट भी है, हम भी इधर हैं, इस पे हम एक थोरो डिस्कशन ही क्यों ना हो गए। लेकिन वहाँ से मुसलसल ये हो रहा था कि नहीं, आज क्योंकि हुकूमत तैयार थी, उन्होंने अपने वोट मेंबर सबको ऑनलाइन किया हुआ था कि यहाँ पे होगा और आज ही तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। हफ्ता इतवार आपको पता है कि छुट्टी का दिन होते, लेकिन उसके बाद फिर इन चीज़ों को देख के जो एक हकीकत आश्कारा हुई, मैं ख़ुद उस कमेटी की मेंबर हूँ, चशमदीद गवाह हूँ, और ये सब कुछ हमारे सामने था। यह इतना अनयूजुअल शुरू से नहीं था, लेकिन बाद में जो हकीकतें खुलती गईं तो उसमें थोड़ा सा ये शाइबा हुआ कि मे बी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इस वक्त टाइम स्पेसिफिक या शख्सियात स्पेसिफिक के हवाले से, और ख़ासकर वो दूसरी पार्टी जो हमारे साथ अपोजिशन में बैठी हुई है,
तो उस वक्त के जब कमेटी में ये ड्राफ्ट हमें जो दिया गया था और जो दूसरी बात मौलाना, क्योंकि खबरें उड़ाई गई कि जी गवर्नरशिप की, केपी गवर्नरशिप की भी ऑफर की गई, कुछ वजारतों की ऑफर की गई, ये देखें, और ये कुछ तो बड़ी अजीब सी खबरें आना शुरू हुई कि जी बाकायदा कोई पैसों का लेन देन की भी बात हुई, जो कि मतलब इस किस्म की देखें, क्योंकि ये रूमर मिल चल पड़ी थी ना। भी सुनिए, लेकिन अगर आप राना सनाउल्लाह साहब जो कि बहुत ही एक काबिल एहतराम और सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है और पोर्टफोलियो रखते हैं इस वक्त भी, उनका आप देखें क्लिप्स टीवी पे, फिर ख्वाजा आसिफ साहब, उनको देख लें, वो खुद डिनाई कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन उनसे भी किए गए। तो जाहिर है जब आपसे वोट कोई मांगने आएगा तो वो बताएंगे ना कि हमने क्या क्या ऑफर किए। ये लेकिन वो एक रूमर मिल चल पड़ी थी, यूजुअल चलती है और यही बात होती है, ये चीजें फिर खराबियां पैदा करती हैं। अभी जो कहा उन्होंने, जो मौलाना साहब ने आज ही कहा कि जो ये ऑर्डिनेंस आया है और ये इस पर बाकायदा जरदारी साहब ने दस्तखत की और वो को चेयरमैन भी हैं अपनी पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि ये अब दूरियां पैदा करेगी, जो एक इत्तफाक राय कायम करने की कोशिश की जा रही थी, तो इस पे उनको कोई एतराज़? जी बिल्कुल इत्तफाक राय था कि मैंने आपको ये बताया कि जब मुसविदा दूसरी पार्टी के पास था तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस थी, फिर इत्तेफाक यही हो गया कि मिल के हम इसको लेके आए और इसी पे इत्तेफाक था और काम भी जारी था। लेकिन अब ये जो ऑर्डिनेंस से आया और बदनीयती इन द सेंस कि जो एक कानून बनता है और एक विक्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं हम, और फिर दूसरा कानून बनता है रिजर्व सीट के हवाले से रेट्रोस्पेक्टिव होता है, और उस पे बाकायदा स्पीकर्स ने खत भी लिख दिए हैं सारे। अगर इजाजत दें तो कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी, तो फिर कड़ियां में आती है कि हालात जो है इस्लाहात से ज्यादा कुछ और तरफ। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साबिक केयर टेकर मिनिस्टर भी रहे पंजाब के, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, आपकी बहुत सी चीजें जो हैं इस वक्त वायरल हुई हुई हैं और आपने बड़ा सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की है। आपने कुछ कहा है ऐसा कि ये खतूत जो है बेसिकली इलेक्शन कमीशन में नहीं आ जाने चाहिए थे, तो उसका जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या स्पीकर की ये पावर्स नहीं है और जो सूबाई असेंबलीज के स्पीकर्स ने जो खतूत लिखे हैं क्या वो सही नहीं लिखे गए और इलेक्शन कमीशन को नहीं एड्रेस करने चाहिए थे? बात यह है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने या पंजाब असम्बली के स्पीकर जो खत लिखा है वो उनको एक रहनुमा असूल बताया। उन्होंने कहा कि जी माजी में जो फैसले होते रहे हैं उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हो गया, इसका तमाम मामलात को की तवज्जो दिलाई इलेक्शन की पाकिस्तान को, और सबसे बड़ी अहम तवज्जो ये दिलाई ये जो इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल जो मंजूर हुआ है वो 2017 से मंजूर हुआ है, पिछली तारीखों से। इस लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने जो 12 जुलाई को जो फैसला दिया है वो गैर फाल हो गया है, इस लिहाज से कि वो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के तहत अब इलेक्शन की पाकिस्तान ने जो फैसला करना है वो ये बड़ा अहम फैसला करना है। उन्होंने ये भी देखना होगा कि खत तो आ गया, बाकायदा लाइन ऑफ गाइडलाइन भी दे दी, रहनुमा असूल भी दे दिए, लेकिन इलेक्शन की पाकिस्तान ने 12 जुलाई 2000 जो अभी 24 का जो फैसला है उसको भी मद्देनजर रखना है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का, और साथ साथ उन्हें ये भी करना है कि चूंकि अभी तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन का फैसला ही नहीं हुआ है, जब फैसला ही नहीं हुआ इंटर पार्टी इलेक्शन का तो हम ये सीटें मखसूस नशिस्तें कैसे उनको प्रोवाइड कर दें या मुख्तसस कर दें। तो ये भी उन्होंने सवाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से किया था, लेकिन जो उन्होंने वजाहतनामा जो जारी किया उसकी भी कोई कंट्रोवर्शियल है, सही बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो अगर वजाहत को मान भी ले उसमें भी इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था बड़ा वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू, वो उसमें उन्होंने गौर नहीं किया। तीसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये कहता है जिस तरह आपकी रेट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, तो हमारे पास भी आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं कि आया उस फैसले में हम देखें कि आइन और कानून से तो मुतसादिर नहीं हो रहा। लेकिन इस सारे मामलात को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये खत लगाया स्पीकर कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली के स्पीकर का, इन दोनों को क्लब करके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे कि ये खतूत आ गए हैं और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी सामने रखा है, अब आप बताएं हमें इसके बारे में क्या फैसला करें। लेकिन हमें नजर ये आ रहा है
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 8 रुकनी बेंच 8 जजों का फैसला जो है वो किसी तरह से भी नज़रअंदाज नहीं हो सकता। वो बाकायदा उस पर फैसला आएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी उस पर अमल दरामद करेगा, जिस लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बालादस्त इदारा है। वो पार्लियामेंट से बालादस्त इसलिए है कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं। लेकिन कमर दिलशाद साहब, सही जी ना, बताएं। कमर दिलशाद साहब, उस पे इबाम दूर करने की कोशिश की जिस पर आपने कहा कि जो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने पूछा था उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आई, लेकिन अब तो बाकायदा नेशनल असेंबली ने एक पार्टी पोजीशन की बाकायदा ये जारी कर दी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया। उस पर बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिख दिया और उसमें कहा कि जी इनकी 80 सीट्स हैं। तो अब ये एक चीज जो कि स्पीकर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हुए खत भी लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, फिर पार्टी पोजीशन भी सामने आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट किसी भी तरह अगर तफसीली फैसला आ भी जाता है 12 जुलाई के फैसले के हवाले से, तो क्या हुकूमत, तो आपने कहा है कि मानना पड़ेगा, लेकिन वो तो लग ऐसा रहा है कि शायद वो नहीं तस्लीम करना चाहते। मेरा जहाँ तक तजर्बा है, ये हम जब तजिया कर रहे हैं, आपने भी इसकी बड़ी तारीफ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेट हो गया प्रोग्राम देकर, बहरहाल उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी रिट को पता करने के लिए ये जो स्पीकर कौमी असम्बली का खत है और इसके बाद जो सीट जो उन्होंने नेशनल असम्बली ने जो सेक्रेटरीट ने जो जारी किया है, डीलिस्ट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की भी उसमें थी, मशावरत नहीं थी, बगैर मशावरत को डीलिस्ट कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको कालदम करार दे देगी। तो किसी पार्टी को डीलिस्ट करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में है। जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 है उसमें लिखा हुआ है, 215 में लिखा हुआ है कि किसी पार्टी को डीलिस्ट करने के इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ही किसी पार्टी को डीलिस्ट किया जा सकता है। अब ये जो सेक्रेटरीट, नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट ने जो तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट किया है, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कालदम करार दे देगी, क्योंकि तमाम आइन और कानून के मुताबिक आर्टिकल 17 के तहत हमें हैरानगी की बात है कि स्पीकर का इतना बड़ा चैम्बर है, इतने बड़े बड़े लॉयर्स बैठे हैं, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि आर्टिकल 17 के तहत ही किसी पार्टी को डीलिस्ट किया जा सकता है। आप खुद तो किसी नोटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये तो मामला जो है बड़ा सीरियस भी है, बड़ा गंभीर भी है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको डीलिस्ट नहीं होने देगी। इसके लिए आर्टिकल 17 जो है वाज़ा लिखा हुआ है कि वज़ारत दाखिला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखे कि इस पार्टी को डीलिस्ट किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेती है। तो आज खुद कोई पार्टी, इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामेंट हो, कमर दिलशाद साहब, सही, कमर दिलशाद साहब, 12 जुलाई के फैसले के बाद से लेकर अब तक जो भी पार्लियामेंट में कार्रवाई हो रही है या ये जो आईनी तरामीम लाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये बाकायदा हेड ऑन जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इस पर तौहीन अदालत का मामला भी उठ सकता है आने वाले दिनों में? देखो जी, इलेक्शन कमीशन तो तौहीन अदालत से बच गया। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि जनाब हमें तो स्पीकर की तरफ से लेटर भी आ गया है और उसके बाद इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल भी हमारे सामने रखा हुआ है, उसके मुताबिक हमने फैसला किया है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर कोई किसी किस्म की तौहीन नहीं लग सकती। उसको आर्टिकल 222 को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी के दबाव में नहीं आती। लेकिन मामला ये हो गया कि ये पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मामला है और वो इसको फैसला करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फैसला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपके वक्त का, आप हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामला आपके यकीनन इट्स लाइक जस्ट बैक ऑफ योर हैंड। अहमद अवैस साहब, आपने कमर दिलशाद साहब की भी गुफ्तगू सुन ली, आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात सुन ली और जो हुकूमती इस वक्त कोशिशें हैं, जिस तरह ये ऑर्डिनेंस भी आ गया, जिसके बाद फिर बाकायदा एक रजिस्ट्रार ऑफिस से ऑफिस ऑर्डर भी आ गया, एक जज को हटाकर एक नए सीनियर जज को जो 5वें नंबर पे थे उनको लगा लिया गया है, जो कि बेसिकली केसेस के मतलब डिसाइड करेंगे कि किस तरह लेना है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी जो वकला की जो टीम है वो इसको चैलेंज करने जा रही है या अभी देखेंगे सुकून से तफसीली फैसला आने तक? नहीं, देखिए, जहां तक जो फैसला मसला ऑर्डिनेंस आया, अब आपने देखा कि ऑर्डिनेंस जो है ऑन द फेस ऑफ इट इसकी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है कि पहले आपको याद होगा
जब अभी बंदयाल साहब की अभी रिटायरमेंट नहीं हुई थी, तो उस वक्त ये रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर तब्दीली लाई जा रही थी, और तब्दीली के लिए ये प्रपोजल जो थी ये सामने लाई जा रही थी कि जी एक जज ये फैसला नहीं करेगा, बल्कि 3 जजेस की कमेटी होगी और 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी होगी, वो ये फैसला करेंगे। सही। और फिर ये आपने देखा कि वो फैसला अभी वो एक्ट नहीं बना था, तो वो सस्पेंड हुआ और फिर उसके बाद वो एक्ट बन गया, और उसके बाद वो 3 जजेस की कमेटी के मुताबिक उसको कर दिया उन्होंने। अब बताइए कि वही पार्लियामेंट है, वही लोग हैं। हाँ, बंदयाल साहब चले गए और चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब आ गए। अब वो पिछले उस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए जरा, अब उन्होंने कहा कि तीन जजेस की कमेटी जो है, क्योंकि जस्टिस मुनीब को उन्होंने बीच में से अलग करना था, और उनको अलग करने के बाद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फिर माइनॉरिटी में अकेले रह जाते हैं। तो चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया कि आप तीसरा जज जो चाहे एक लगा लें साथ, और चीफ साहब और वो जज 2 हो जाएंगे, वो अकेले रह गए। तो आप बताइए कि इस बेस के ऊपर पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट हो रही हैं, ऑर्डिनेंस आ रहे हैं और एक्ट आ रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? ये डिस्पोटिज्म की, ये तमाम अलामात जो हैं ये डिस्पोटिज्म की है। सही सही। और ये बड़ी तेजी के साथ जो है हमारे यानी कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान के आइन के तहत जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर। सही। नो, अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदला जा रहा है, और आपको पता है कि रूल ऑफ अथॉरिटी जो है वो एक डिस्पोटिज्म है। बिल्कुल सही, बिल्कुल अहमद अवैस साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ये जो हेस्ट है यही क्वेश्चंस पैदा करती है। मैं जरा रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ। शाहिदा साहिबा, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जी ऑर्डिनेंस जो है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स में लिए निकाले जाते हैं कि जब कोई बहुत मतलब सेशन ना हो सकता हो और बहुत अर्जेंसी हो किसी हवाले से, अब एक ऑर्डिनेंस पे दस्तखत होते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस ऑर्डर आया था, रजिस्ट्रार साहब चेंज हुआ था, जिस पे मौलाना साहब ने भी गुफ्तगू की। तो ये आप क्या लगता क्या है कि क्या कोई परेशानी है हुकूमती कैंप्स में कि अगर ये आ गया तो ये हो जाएगा, वो आ गया तो वो हो जाएगा, तो बस जल्दी जल्दी करो? हमने तो ये सूरत हाल भी देखी है कि जब कोई किसी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना हो तो रिज़ल्ट पहले से प्रिंट होके आता है, डेट उसमें बाद में दी जाती है जब मीटिंग्स फाइनल हो जाती है। ये कौन सी बात है? ये चीज़ें होती रही हैं और हम देखते रहे हैं। तो ये अलमिया है हमारा, होना नहीं चाहिए। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अभी अगर एक चीज़ आप लेके आ गए, क्योंकि सारा मसला तो तरामीम से शुरू हुआ है, तो लेट्स टाइम दे ना, आप टाइम दे, सब मिल के बैठे। हम भी इस्लाहात चाहते हैं, हमने तो कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि हमारा काम ही यही है। सबसे अवलीन काम ही हमारा पार्लियामेंट में आना का है, कानून साजी। सही। तो अगर वो हम इस तरह करें, म्यूचुअल कंसेंसस हो, एक यूनानिमस चीज़ आ जाए। चलो अगर इख्तिलाफी नोट भी 1-2 आते हैं, जो कि आते रहे हैं, 18वीं तरमीन में हम बैठे थे, काफ़ी टाइम लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे हमें इख्तिलाफ है। लेकिन यहाँ पे तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बात हुई, बिल्कुल होना चाहिए। इतने ज़्यादा मुकदमात हैं, मोर देन 65,000 जो है सुप्रीम कोर्ट में है। आपने देखा था जी जो आप लोगों को पेश किया गया, या सिर्फ सेनेटर कामरान मिर्जा साहब कामरान साहब ने देखा था? पार्टी में डिस्कशन जो 1 by 1 हुई है, टोटली तमाम पे नहीं हुई। एक तो आईनी अदालत होगी। आईनी अदालत सबसे बेसिक हमारी रिजर्वेशन जो थी, जो हमें दिया गया था, वो आर्टिकल 8 क्लास 2A पे था, जो कि ह्यूमन राइट के हवाले से था, जिसमें हम समझते थे कि जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं किसी भी शहरी के, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है जिसपे हम हल्फ उठाते हैं, हम कसम करते हैं। बिल्कुल, और तो बेसिक्स हैं जो कि अभी तक कोई चैलेंज नहीं आया। सोशल मतलब आर्टिकल 8 में कोई कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान एंड द स्टेट, और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। तो अगर आप उसमें यह है कि इस्तिस्ना दी गई है और कुछ नेशनल सिक्योरिटी और फिर मिलिट्री वो मामलात हैं, फिर ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप एक ऐसा टियर बना रहे हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के जो है वो इख्तियारात कम हो जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हम तमाम हजरात का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।